किचन की दहलीज पर कदम रखते ही स्लैब के पास खड़े लंबे चौड़े माहौल पर छा रहे वजूद को देख जोर से धड़क उठे दिल के। उसे मजराब की जोर जबरदस्ती जज्बाती ब्लैकमेलिंग के पीछे का मुहर्रिक समझने में 1 सेकंड से भी कम वक्फा लगा था। रॉबी की बच्ची, दांत पर दांत जमाकर वो धड़कन और दुपट्टा संभालती दबे कदम वापसी के लिए मुड़ने लगी थी कि कुछ चाहिए था आपको। मान तबेज खामोशी में अकब से उभरी भारी आवाज पर वो जहां की तहां मुजस्मा बन गई थी। कॉफी फेंटते हुए इंपॉर्टेंट कॉल निपटाने में मसरूफ वो लहजे भर के लिए भीनी भीनी खुशबू मदम आहट पर उस जांच में मुतवज्जा हुआ था। पर दहलीज पर इस ताज़ा वजूद को पश्त से ही पहचान लेने पर इस वक्त उसकी मौजूदगी से आंखों में उतरी हैरानगी के मुकाबिल के निहायत आहिस्तगी से मुड़ने पर यकायकी शहर में बदली थी, जैसे तवज्जा के तमाम धागे उस परी पैकर के कुंदन वजूद से जा उलझे हों। सब जरतार जोड़े में मलबूस वो महाजबीन सरापा कील कांटों से लेस मिटे मिटे मेकअप के साथ सरासीगी से लब कुचलती कहरे कयामत लग रही थी। और ये कयामत बारान उस्मानी को 29 साल से मुतवाजन अंदाज में धड़कते आ रहे बासूल दिल पर हशर बनकर टूटा था। धड़कनों में गैर मामूली बेतरतीबी, मुतसलसल तनफुस में भारीपन और रगों में मुतहर्रिक खून में हरारत वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। हुस्न और नज़ाकत से ना उसका ये पहला वास्ता था, ना ही वो ऐसा कोई आबिद और जाहिद किस्म का बंदा था जिसने कसदन सिन्फ मुखालिफ से फासला बनाकर रखा हो। अपने 29 साल जिंदगी में मशरिक और मगरिब हर किस्म के हुस्न से उसका भरपूर वास्ता पड़ा था। इखलाकी दायरों की पासदारी करते हुए भी मरासिम भी खासे बेतकल्लुफाना इस्तेवार रहे थे, लेकिन कभी निगाहें यूं तो बेख्तियार ना हुई थीं, ना धड़कनें कभी किसी परी पैकर के ज़हूर से मुतलातिम हुई थीं, ना निगाहों ने जा बजा बेख्तियाराना किसी महाजबी का तवाफ किया था, ना ही किसी वरिफ्ता हुस्न की ताबंदगी सांसों में तपिश बनकर शामिल हुई थी। छुपकर निगाहें शौक से दिल में पनाह ली, दिल में ना छुप सके तो रगे जां में आ गए। ये कैफियत, ये तग़य्युरात, ये तजलियात तो गोया तब्दीलियों का इनकलाब लेकर वकू पजीर हुए थे, जो अमली जिंदगी में खुद को किसी एक परिविश के सपोर्ट करने से मुस्तकिल मिजाजी से गुरेजा शहजादे के सर्द जज्बात को मोम की तरह पिघलाते अंगुश्ते बदिंदा कर गए थे, जो इसके लिए हैरान कुन थे नहीं बल्कि बाइसे तशवीश थे। वो ऐसा कोई कमजोर दिल का मालिक तो नहीं था जो हुस्न और तन्हाई के संगम से एक लम्हे में मात खा जाए। उसके अंदर से जबरदस्त एहतजाज बुलंद हुआ था, लेकिन इसके मुसलसल गड़ी गहरी निगाहों से मुकाबिल पर तारी होती घबराहट को देखकर उसे फिलफौर तमाम उलझन समेटकर खुद पर बर्बारी तारी करते संभलना पड़ा था। गला खनकार के उसने डपट कर निगाहों का ठिकाना बदला। मुझे फ्रेश फील करने के लिए लेट नाइट स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए होती है, आप जिस लिए आई थी वो ले सकती हैं। कॉफी मग लेकर उस स्लैब से परे हुआ था। वो मिजराब के सर में दर्द है तो चाय चाहिए थी। वो बामुश्किल तवज्जो पेश करती मरे मरे कदमों स्लैब की सिमत बढ़ी थी, वरना दिल तो सर पर पैर रखकर छलावे की तरह गायब हो जाने पर बसित था। 2 से ढाई मिनट तक अपने वजूद पर जमी गहरी पुरतपिश निगाहों ने अंदर तक कपी सी तारी कर दी थी। हाथों ने जनाब की कोशिश करता हुआ एक हाथ से कॉफी फेंटता हुआ दूसरे में फोन थामे बज़ाहिर मसरूफ था। दूसरी तरफ नहायत एहतियात के साथ कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश के बावजूद जरा सी हरकत से छनक उठते पाजेब, खनक जाने वाली चूड़ियां, सांसों की ज़ेरो वम से बामुश्किल मुर्तइश फिजा में ठीक ठाक शोर मचाते न सिर्फ उसे भुखलाहट में मुब्तला कर रहे थे, बल्कि दूसरे वजूद की परेशानी भी दो चंद करने में पेश थे। हट जाएं आप, मैं कर देता हूँ। भुखलाहट के मारे उसे सब उलट पुलट करता देख बिलाखिर वो पेशकश के लिए करीब आया था। नहीं, वो मैं अपने वजन से ज्यादा वजन सवार कर लेने के बाद ये सब मुश्किल है। आप उधर बैठिए, मैं कर देता हूँ। फोन साइड पर रखते उसका ठहरा हुआ अंदाज कतई शर्मिंदा करने वाला नहीं था, लेकिन वो अच्छी खासी शर्मिंदा होकर उंगलियां मरोड़ने लगी थी। आप बैठ जाएं उधर। उसके दोबारा से कहने पर वो पैर घसीटती हुई जाकर टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठी। हस्बे आदत तीली की लकीरों से उलझ पड़ी थी, साथ मिजराब को भी दिल ही दिल में अलकाबात से नवाज रही थी, जिसने कसदन उसे रात के इस पहर घूर तन्हाई में फंसाकर न जाने किस जन्म का बदला निकाला था। ये ले जाएं। हथेलियों को घूरने का सिलसिला भाप उड़ाते 2 कप के साथ सामने रखी गई ट्रे की आवाज से टूटा था। साथ वो हड़बड़ाकर खड़ी होती अपने दुपट्टे से उलझकर लड़खड़ाई थी जब वक्त उसने थामा था। आराम से, आप हमेशा इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हैं? लम्स का ताना जुड़ने से एक मर्तबा फिर वही कैफियत रोनुमा हुई थी, जिसे तेजी से झटकने के लिए वो बाजू छोड़कर फौरन एकदम पीछे हुआ था। ये ले जाएं। ले जा पाएंगी ना? उसकी गैर होती हालत के पेश नजर पूछा, जिस पर शर्म से पानी पानी होते उसने फकत इस बात में सर हिलाया था। जवाबन मजीद उसकी जान जोखम में डालने का इरादा तर्क कर वो कॉफी की सिप लेता वापस बर्नर की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जबकि मिराल ट्रे उठाकर फरार के लिए पर तोड़ने लगी थी।
लेकिन उसे चूल्हे पर पैन चढ़ाता देख उसके कदम उठते कदम थम गए थे। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या ये उसकी आवाज पर वो मुड़ा और फिर उसकी निगाह पैन पर देख मुबहिम सा हंस दिया। मुझे मीटिंग के लिए सुबह तक जागना है तो पास्ता बना रहा हूँ। दरअसल हैवी डिशेस की आदत नहीं तो तकरीब में डिनर हो नहीं पाया। फिर से जरूरी चीजें बरामद करते हल्के फुल्के अंदाज में बताया। आप क्यों कर रहे हैं? हम कर देते हैं। वो ट्रे रखने आगे बढ़ी कि बरान ने सूरत से उसकी मखमली उंगलियों पर अपनी कुवी उंगलियों का गिरफ्त बनाया। इसकी जरूरत नहीं है, ये सब बरसों से मेरी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। फौरन में हवेली की तरह हर कॉल की दर्जन भर मुलाजिम नहीं होते, सो आप आराम से जाकर सो जाएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू कंसर्न के लिए। हनूस हाथ पर गिरफ्त बनाए और दिलकशी से मुस्कुराया तो मिराज उसके वजीर चेहरे पर एक नजर डालकर इस बात पर सर हिलाते दरवाजे की सिमत बढ़ गई थी। पीछे बर्नट की सिमत मुतवज्जा होने से कबल लहजा भर के लिए उसकी पश्च पर नजर डालकर उसने अपनी उंगलियों पर सरसराता हुआ खुशनुमा जज्बात से आशना करवा रहे नरम गरम लम्स धीमी मुस्कान के साथ महसूस किया था। उधर मिज़राब की क्लास लेने के इरादे से रूम में दाखिल हुए मिराज रूम की लाइट ऑफ और जनाबा को बेड पर महवे इस्तराहत देख कलश कर रह गई थी। असूलन तो हमेशा की तरह अगली सुबह को नाज़मा बेगम के लिए फतह आमेज राहत और हवेली के देगर मकीनों के लिए हंगामा खेजी लेकर तलू होना था, लेकिन उफक पर चमकता आज का आफ्ताब नाकाबिले यकीन तब्दीली लेकर तलू हुआ था। दिलावर को सुबह हवेली में देखकर जहां नाज़मा बेगम की रगो पैर में गुस्सा और इश्तियाल के शरारे दौड़े थे, वहीं पुसर मुर्दा शहराज उस्मानी काया पलट पर मुतवज्जिब से अपनी जगह कई साथ जमे रह गए थे। वरना तो जब कभी माजी का जिक्र गलती से भी हवेली में छिड़ता था, अगले ही पल से दिलावर उस्मानी महीनों के लिए हवेली को फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। दिलावर, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। उसे नाश्ते की मेज के बजाय बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ता देख दीजान ने टोका। दीजान, खेतों में बुआई का काम शुरू होना है, मेरा वहां रहना जरूरी है। नाज़मा बेगम की मौजूदगी के बायस वो दिक्कत से लहजा हमवार रख पाया था। पर बेटा, दीजान, मेरी वजह से काम रुका हुआ है, आप परेशान नहीं हो। उसके कतई अंदाज पर दीजान चुप करके रह गई थी। बाबूसा, रुकिए जरा। और अभी वो वापस कदम उठाने ही लगा था कि अकब से मुलाजमा की आवाज़ पर वापस कोफ से रुकता पड़ा। क्या मसला है? हस्बे साबिक लहजा आतिश था। वो बाबूसा, भाभी सा ने ये दिया है, कहा है जब वक्त मिले ज़रूर खा लीजिएगा। पैगाम के साथ सहमी मुलाजमा ने टिफ़िन बॉक्स भी बढ़ाया। वो तनी रगों के साथ इनकार के लिए लब वाक करने ही लगा था कि वो मजीद बोली, और कहा है कि हो सके तो शाम को जल्दी आ जाइएगा, मटर पुलाव बना रही हैं वो आपके लिए। मुलाजमा के अगले पैगाम पर जुड़े जबड़े भींचे उसकी निगाह किचन की दहलीज की जानिब उठी, जहां गालबन वो पैगाम तरसील करवाकर अपने काम में मगन हो गई थी। जैसे जनाबा को यकीन कामिल हो कि हुक्म की तामील बिना हिलो हुज्जत मज़ीद शौक़ व इसरार होगी, और इस दर्जा एतमाद पर उसका अशश कर उठना तो बनता था। ले लो, अब देर नहीं हो रही। उसे इनकार के लिए तैयार देख दीजान जोर डालकर बोली तो वो तुरंत करहन टिफिन थाम गया था। और शाम जल्दी आ जाना, बिला ज़रूरत इधर उधर के कामों में उलझकर भूल नहीं जाना। खुश नसीब होते हैं वो मर्द जिनकी बीवियाँ उनका ख्याल करती हैं, उनकी पसंद नापसंद का। हस्बे साबिक दीजान अपने बच्ची के इक़दाम पर निहाल हुई थी, जिस पर कलश का जहाँ नाज़मा बेगम ने पहलू बदला तो बिना वो कुछ कहे आगे बढ़ गया था। ये लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। जरा सी बात पर अड़ियल घोड़े की तरह बिदक कर सर पर आसमान उठा लेने वाले हरीफ ज़ादे को बिना एक लफ्ज़ कहे हुक्म बजा लाने पर नाज़मा बेगम का तन बदन जलने लगा था। फिर नाज़मा बेगम के कानों में गूंजते कदम दर कदम करीब हो रहे खतरे की आहटों का सिलसिला थमा नहीं था। शिकस्त के खौफ से चौकन्ना होकर इर्द गिर्द का जायजा लेने पर उनके खदशात अदम तहफ़्फ़ुज़ात पल पल दो चंद होते गए थे। चंद महीने कबल आलीशान हवेली से कोसों दूर वाक़े जामे मस्जिद के इमाम के घर अपनी चार दीवारी तक महदूद रहने वाली पोती के दिलावर उस्मानी की ज़िंदगी में दाखिल होने को उन्होंने ज़रा अहमियत नहीं दी थी, बल्कि जो 1% खदशात थे उसकी जानिब से वो भी उस लड़की का तारुफ मिलने के बाद जाते रहे थे कि भला एक मामूली सी लड़की नाज़मा उस्मानी के तख्त को क्या नुकसान पहुंचा सकेगी, जिसका रिजवाना बेगम जैसी ऊंचे ख़ानदान की बेटी बल्कि खुद उस्मानी ख़ानदान की दोनों बेटियां बाल नहीं बिका कर सकी थीं। लेकिन अब गुज़श्ता 1-1.5 महीने मुक़द्दस की हवेली में मौजूदगी पर गौर करने के बाद हकीकतन उनकी नींद उड़ गई थी। दिलावर उस्मानी के तफस्सुस से वो दीजान के करीब तर तो थी ही, साथ ही साथ उस लड़की ने निहायत
गैर महसूस अंदाज में ना सिर्फ उनकी बहू बेटी को अपना गर्विदा बना लिया था, बल्कि हवेली के मुलाजमीन भी उसके जेर हुक्म आ गए थे। हमा वक्त चारों जानिब से छोटी भाभी सा का हवाला सुनने को मिलने लगा था। हद तो ये कि दिलावर या उससे जुड़ी किसी शय का नाम तक जुबान पर ना लाने वाली रिजवाना बेगम तक अब किचन में अक्सर उससे महवे गुफ्तगू मिलने लगी थी। उस अड़ियल हरीफजादे की तमाम तर हरीफगिरी तो वैसे ही उसने न जाने कौन सा जादू मंत्र फूंक कर राम कर दिया था। बारीक बिनी से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए उनकी रग रग में इस्तराब जहर की मानित फैलता जा रहा था। फितरतन वो एक हाकमत परवर जोम हस्ती में चूर रहने वाली खातून थी। इलाके की हाकिम खानदान में बड़ी बहू की हैसियत से ब्याह कर आने के बाद उनकी इस फितरत को मजीद तकवीत मिल गई थी। तजाद शादी के चंद ही महीनों बाद हवेली की बागदौड़ मिल जाने पर इस्तकाम पुख्तगी से गर्दन का सिरा कुछ और अकड़कर सीधा हो गया था। हो भी क्यों ना, कहाँ खानदानी हवेलियों में सास के हाथ होते किसी बहू को हवेली की सरबराही तख्ती मिलती थी, बल्कि उम्र बीत जाती थी उस मकाम तक आने के लिए। उन्हें पहले ही कदम पर वो मकाम मिल गया था, फिर उनके हौसले क्यों ना बुलंद होते, क्यों वो मजीद की लालच नहीं करती। उनकी इस और की लालच को किस्मत ने मुकम्मल जानिबदारी से वक्तन फवक्तन हवा देकर मजबूत किया था। मुस्तजाद शराज उस्मानी की उस नादानी में सरदर्द हुई गलती के बाद से तो जैसे उन्हें खुली छूट ही मिल गई थी। कहीं जो ज़रा छोटी बहू के मुकाबले आने का कच्चा था, वो भी उनके ख़ानदान भर का मुजरिम साबित होने पर जाता रहा था। दूसरा, रिजवाना बेगम बेचारी थी भी सादा लोग खातून जो हवेली में कदम रखते ही शोहर की गलती को अपना जुर्म मानकर लब सी गई थी। अब दबने वाले को दबाने से ज़्यादा मज़ा भला इस दुनिया के और किस खेल में आता है। दीजा तो बेचारी थी ही शांत और मुतहम्मिल मिजाज की मालिक, ना उनमें तेज तरारी थी, ना रवायती साज की तरह रोक टोक करने की आदत। उनकी ये फितरत नाज़मा बेगम को कदम जमाने के लिए हर तरह से मुआविन साबित हुई थी। इस तरह हर बात पर झटपटा रही दोनों नंदे अंगूठे तले आ गई थीं, क्योंकि दीजा रवायती माओं की तरह ब्याही बेटियों को मेके के मामलात में बेजा गुश्ते नुमाई करने पर हिमायत देने की कायल नहीं थीं। फिर जब 5 साल दिलावर और एक मरतबा फिर माजी का तूफान अपने साथ लेकर हवेली में आया तो दीजान उसे समेटने में ही गाफिल हो गई थी। शराज उस्मानी की मुजरिमाना खामोशी कुछ और खामोश हो गई थी। रिजवाना बेगम ने हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात का चोला ओढ़ लिया था। पे दर पे हालात खुद ब खुद उनकी हिमायत में बिना किसी दो आते रहे थे। शहबाज उस्मानी दाजी का दायां बाजू बन गए। उन्हें हवेली की सरबराही पर मजबूत गिरफ्त मिल गई। बरान तवक्के सरदार के लिए नामजद हो गया था। खेतों जागीर के मामलात मिजान के जिम्मे मुंतकिल हो गए थे। मुहावरतन उनके दोनों हाथ घी और सर कड़ाही में था। हवेली के अंदर अब कोई उनके मुकाबले उनके मुखालिफ खड़ा होने वाला बचा ही नहीं था, और जो दो नंदे कमज़ोर कोशिशें करती थीं उन्हें वो चुटकियों में किनारे लगाना जानती थीं। और अब जब मंजिल बहुत करीब आ गई थी तो यकायक मनाजिर का बदलना उन्हें अंदर तक हिला गया था। दूसरों की हक की जागीर पर अपने ख्वाबों के किले तामीर कर ज़ौम हस्ती की जंजीरों में जकड़े रहने वालों का मसला यही होता है कि हकदार की बगावत की आहट भी उनकी बुनियाद हिला देती है। और इस वक्त नाज़मा बेगम उसी कैफियत से दो चार बुलाई सी घूम रही थी। हस्बे तवक्को और हस्बे साबिक भारी अक्सरियत से इलेक्शन में फतह हासिल हुई थी, और हवेली की दस्तूर के मुताबिक हलफ लेने के बाद रात हवेली में बड़े पैमाने पर जश्न का इंतज़ाम किया गया था। आस पड़ोस के गांव जवार में अलग से दावत आम का एहतमाम हुआ था। जश्न के इंतज़ाम में हवेली के अंदरूनी मामलात संभालने की जिम्मेदारी दीजान ने बिना मुशावरत के उनके सामने ही मुकद्दस को सौंप दी थी, जिस पर मानो रही सही कसर ही पूरी हो गई थी। तजाद हवेली की किसी खुशी के मौके या तकरीब में शिरकत ना करने वाला दिलावर का जश्न के शुरू से लेकर आखिर तक पेश रहना उनका सैरों खून जलाता रहा था। मुकद्दस का हर आमो खास मेहमान खवातीन से दीजान का फ़ख्र तारुफ करवाना सदके वाली जाना भी नाज़मा बेगम के लिए पूरी तकरीब में शदीद एसाबी इम्तिहान बना रहा था। रात सारी उन्होंने गोया कांटों पर गुजारी थी, जिस वजह से सुबह होते होते सर दर्द से फटने लगा था। कल रात गुस्सा और इश्तियाल को जब्त करने के तगोदों में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, लिहाजा टैबलेट लेने से कबल कुछ खाने के घर से किचन की सिमट बढ़ी थी। जश्न की थकन के बायस हवेली के मकीन तो दूर खुद मुलाजिम भी अभी तक नहीं जागे थे। वो कनपटी सहलाती हुई किचन में दाखिल हुई। वहाँ पहले से मौजूद मुकद्दस को बर्नर के पास खड़ा देख उनके अंदर इज़्तिराब की शदीद लहर भड़कते शोले की तरह उठी थी। आपको कुछ चाहिए था? आहट पर मुतवज्जा होते उसने खुशदिली से पूछा। जवाबन उनकी स्पाट निगाह ट्रे पर गई थी। इन्हें ज़रूरी काम से जाना है तो हम नाश्ता ले जा रहे थे। आपको कुछ चाहिए तो हम
शामी कबाब बर्तन में निकाल कर ट्रे में रखते हुए वो उनकी निगाहों का जवाब दे रही थी। जवाबन बिना कुछ कहे वो फ्रेंच की सिमत बढ़ गई थी। मुकद्दस ने दोबारा इखलाकन पूछने और मदद करने के ऑफर का सोचा, लेकिन उनके पथरीले तासुरात के पेश नज़र लब भींच कर ट्रे तैयार करने लगी थी। कॉफ़ी मग पर लकड़ी का गोल ढक्कन ढाँप कर वो ट्रे उठाने ही लगी थी कि पश्च से उभरी नाज़मा बेगम के इस्तेज़ाइया जुमले पर उसके हाथ थमे। पत्थर है वो, पत्थर से सर टकराने पर ज़ख्मों तकालीफ ही मिलती हैं, ख्वाह अमलन टकराया जाए अपनी खिदमत, रियाजत, इनायत, इखलाक और मोहब्बत से की जाए। पत्थर का वस्फ ही तकलीफ देना है। हम समझे नहीं, वो अनजान हुई थी। रद्द अमलन नाज़मा बेगम के नकुवत ज़दा चेहरे का इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट ने तेजी से अहाता किया था। साथ कटीली निगाह उसकी सिमत उठी थी। उस बागी की रगों में जिस जात की औरत का खून दौड़ता है ना, उसमें वफा नहीं होती। ठहराओ, किसी एक का हो जाना, जान निसारी जैसी आला खसूसियात नहीं पाई जाती, ख्वाह को इस पर जान ही क्यों ना निछावर कर दे। और मोहब्बत, लम्हाती तवक्कुफ किसी नौकीले तीर की तरह सनसनाहट के मुतरादिफ थी। मोहब्बत से उसका कभी कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। अलबत्ता नफरतें उसने बेहिसाब समेटी हैं, अपनी हरकतों की वजह से भी और ख़ुद को दुनिया में लाने वालों की मेहरबानी से भी। और रही बात रिश्ते निभाने की, तो जिसने रिश्ते देखे ही नहीं वो भला रिश्तों के तकाजे क्या जानेगा। एतबार करना या सौंपना उसकी सरिश्त में ही शामिल नहीं। वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं, ख्वाह कोई कितनी ही मोहब्बत और इखलास से जतन कर ले। खशूनत भरे अंदाज में अपने अंदर भरा जहर निकालती वो जहर कंदगी से हनकारा भरती बंदर सुलगाने लगी थी। दूसरी तरफ दबेज खामोशी को ठहरा देख कहीं उनके शातिर दिमाग को कामयाबी की तकवीत मिली जो सरासर वक्ती साबित हुई थी। हम तय नहीं कर पा रहे, आया इसे हम मुतज़ाद नज़रियात का फ़र्क कहें या एक गैर साबितशुदा मफरूज़ी की मिट्टी से बनाया गया मुजस्मा कहें। तवक्कुफ से उभरी उसकी पुरसोच आवाज़ में वही अज़ली ठहराव था। अच्छा, मसलन कैसा फ़र्क, हम भी तो जाने। गो के उनके तन बदन में मतानत भरे जवाब ने आग लगा दी थी, लेकिन अना की तस्कीन के लिए ना कुव्वत से सवाल गो हुई। पहला तज़ाद तो हमारे नज़रियात में यही है कि हम शख्स को उसकी शख्सियत के दर्पण में देखते हैं और आप शायद उसकी हवाला जात की बुनियाद पर। उसका पहला तीर ही नाज़मा बेगम के तलों पर लगकर सर पर बुझा था। तभी उनके अजलात खतरनाक हद तक सुर्ख होते खिंच गए थे, लेकिन उसका मुतदल्लिल लहजा उनकी गलत फहमियों का किला मस्मार करने के लिए जारी था। वफा और जानिसारी, इन दो अल्फाज की आपकी ज़ुबान में क्या तशरीह है हम नहीं जानते, लेकिन इस नफ्ता नफसी के दौर में जहाँ खूनी रिश्ते भी नफ़ा नुकसान के तराजू पर तोल कर निभाए जाते हैं, वहाँ वो शख्स बेजुबान जानवरों पर बेगर्ज बल्कि खुद से बेबहरा होकर जान लुटाता है। फ़कत एक पालतू हाथी के लिए सारी रात सर्दी मच्छर की परवाह किए बगैर बेआराम शेल्टर में गुजार देता है। अगर ये वफा जानिसारी किसी का हो जाना नहीं है, तो हमारी नज़र में फिर इस दुनिया में इन अल्फाज का कोई मायने ही नहीं है। कतियत से कहते उसने नफ़ी में सर हिलाया था। एतबार, हमारे मुताबिक एतबार दो हाथ की ताली होती है जिसकी दो असूलों पर पैमाइश होती है। अव्वल तो सामने वाला जिताए तो उसे मान बख्शना, या फिर खुद जिताकर मद्दे मुकाबिल से बान वसूल करना। और हमेशा उन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें मानो इज़्ज़त बख्शा है और हम असद मुतमिन हैं उनके इस इक़दाम से। उसकी पूरी एतमाद मुस्कुराहट नाज़मा बेगम के हलक में कड़वे जहर की तरह उतरी थी। ज़ब्त से उनकी शब ख्वाबी से सुर्खी माइल आंखों की सुर्खी दहकते शोले की मानित बसम करने के दर पर थी। रही बात मोहब्बत और रिश्ते की, तो उनके पास दी जान जैसी ममता की मूरत सराय पर मोहब्बत और ख़लास की पैकर हस्ती जैसा अनमोल रिश्ता है, जिनकी मोहब्बत की छाँव हमेशा उन पर साया फगन रहती है, जिनकी उम्दा तरबियत ने उन्हें रिश्तों का मायने भी समझाया है और रिश्तों का मान रखना भी बखूबी सिखाया है। किसी ने उसका अमली मुजाहरा नहीं देखा तो दोष उनका नहीं, अस खुद मुकाबिल का है, जो रिश्तों को निभाने का अहल नहीं था। कहना दुरुस्त होगा कि लोगों को अपने ज़र्फ़, नज़रिए और ख्याल के बदनुमा ऐनक से देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। नियत ना होते हुए तासुफ से रवानगी में काफ़ी गहरा कारी वार कर गई थी, जिस पर सरतापाप भरभरी जलती हुई वो कुछ कहने लगी थी कि मुकद्दस के सिलसिला कलाम जोड़े रखने से वो बल खाते नागन की तरह पहलू बदलकर लब भींच गई थीं। और अगर आपकी मोहब्बत का इशारा हमारी जानिब है, तो हमारी नज़र में मोहब्बत का मतलब इज़्ज़त और एहतराम है, और उस शख्स की नज़र में हमारे लिए इतना इज़्ज़त और एहतराम हमने देखा है कि लफ्ज़ों में बयान तक करना मुमकिन नहीं है।
اس کے مستقیم لہجے میں مانو فخر کی کھنک شامل تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ حاجی حکیم نے اپنی پوتی کو اتنے عمدہ اخلاق دیے ہیں کہ وہ بڑوں سے دو بدو مقابلہ کرتی ہیں، بلکہ سب کر لے جاتی ہیں۔ اپنے نخوت زدہ خشک لہجے اور انداز سے بڑے بڑوں کی بولتی بند کرتے ناظمہ بیگم پہلی بار لاجواب ہو کر آپے سے باہر ہوتی تربیت و اخلاق پر اتر آئی تھیں، جس پر پل بھر کے لیے مقدس سناٹے میں آئی تھی۔ آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ باقی ہمارے ابا نے ہمیں ادب، تمیز، لحاظ جیسے عمدہ اخلاق کا درس دیتے ہوئے سختی سے ہدایت کیا تھا کہ ہم اسے الفاظ کے چناؤ اور لہجے کا انتخاب کے لیے ہی استعمال کریں، نہ کہ حق گوئی کے خلاف۔ ایک مرتبہ پھر معذرت۔ اس کے فوری اور فی البدیہہ جواب پر ناظمہ بیگم کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ چپ رہتی ہوں یعنی رشتوں کا مان رکھتی ہوں، ورنہ میں ہر لہجے کی پہچان رکھتی ہوں۔ بہت بہت خوب۔ ضبط و اشتعال سے ان کا تنفس بری طرح پھولنے لگا تھا۔ بہت خوب، اور کچھ؟ بلبلاتی انا چٹکتے اعصاب نے حقیقتاً ان کے الفاظ و حواس چھین لیے تھے۔ جی، آخری بات۔ خلاف فطرت اتنا بول کر وہ مزید بولنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ شجرہ نسب ہو یا والدین کا حوالہ انسان کی شخصی شناخت کو ہی ظاہر کرتا ہے، کسی کی شخصیت کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا۔ بالفرض ولی کے گھر ولی اور کافر کے گھر کافر ہی جنم لے، جیسا کوئی لازم و ملزوم قانون ہوتا تو پھر دنیا میں اتنے فساد ہی برپا نہیں ہوتے۔ دنیا صاف صاف دو رنگ، سفید و سیاہ، دو خطے مومن و باطل میں بٹی ایک امن پرور جگہ ہوتی۔ وہ تعصب زدہ تھی مگر قطعی طنز نہیں کر رہی تھی۔ اور سب سے اہم، ان کی والدہ طوائف تھیں یا کوئی اہل تقویٰ، اس پر نکتہ چینی تو دور، ہم اظہار خیال کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ فیصلہ کسی زمین والے کا نہیں تھا اور آسمان والے کے فیصلوں میں ہم لب کشائی کریں، اتنے ہم گستاخ نہیں۔ اور ان میں ایسی کوئی اخلاقی برائی نہیں جو ہم ان سے متنفر ہوں۔ دوسرا، ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے بے حد عام لڑکی ہیں۔ قناعت ہماری تربیت کا اہم جز ہے، اسی لیے ہمارے توقعات کے قلعے کوئی بہت بلند باغ نہیں ہیں۔ ہم محدود وسائل کے عادی ہیں اور وہ اپنی انتھک محنت سے جو حق حلال کماتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت سے کئی زیادہ ہے۔ سردار کی اہلیہ کا رتبہ، اس عالی شان حویلی کی سربراہی تک ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، لہٰذا بے فکر ہیں۔ دہلیز عبور کرنے سے پہلے اس نے آخری کاری وار کے تحت بہت اچھی طرح سے انہیں ان کی پھانس کی طرح اٹکتی سوچ اور تفکرات سے اپنی رسائی جتا کر چل دی تھی۔ پیچھے ناظمہ بیگم کی حالت ناگفتہ تھی۔ کوفہ مزاج لوگوں کی بہتات ہے یہاں، اس شہر نامراد سے خیمے سمیٹ لو۔ ٹرے اٹھائے کمرے کی سمت پرسوچ قدم اٹھاتے ہوئے اسے اپنے اعصاب پر بے حد بوجھل اور بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ وجہ قطعی بھی ناظمہ عثمانی کی بل کھاتی انا کو رام کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا، اس نے کوئی بد اخلاقی یا بدتمیزی کر کے اپنی تربیت کو شرمندہ نہیں کیا تھا، بلکہ مناسب الفاظ و انداز میں آئینہ داری کی تھی۔ جو کسی ذوم ہستی میں چور کسی ناخدا کو گراں گزر گیا تو اس پر شرمندگی یا ملال پال کر ہرگز بھی وہ خود کو احمق ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اعصاب بوجھل تھے تو وجہ سگے رشتوں کا یہ بدنما و بدصورت روپ تھا۔ اسے حاجی حکیم نے رشتوں کے جو معنی و مفہوم سکھائے تھے حویلی والوں کے درمیان وہ قطعی مفقود تھے۔ بغض و کینہ، نفرت و حقارت، حرص و حسد، اناد و عداوت جیسے تمام دل سوز جذبات یہاں کے مکین آپس میں رکھتے تھے۔ ایسے میں بھلا باہم محبت و اخلاق، یگانگت و اپنائیت، احساس کی گنجائش کہاں نکلتی تھی؟ جینے طے کرتے اس کے خیالوں کی روش دلاور کی طرف بھٹک گئی تھی۔ اس شخص کی شخصیت میں اگر اتنی دراڑیں تھیں تو وجہ نفرتوں اور تلخیوں کے یہ کوڑے تو جو اس پر بچپن سے بے حساب بے رحمی کے ساتھ برستے آ رہے تھے۔ ماں کا مہربان آنچل چھننے کے بعد جہاں سگے رشتوں کو اسے اپنے خون کی گرمائش سے سینچنا چاہیے تھا، وہاں ان لوگوں نے گاڑھے پتلے خون کی تفریق کر کے اسے حسب توفیق اس کی جھلستی روح کو تار تار کیا تھا، اور اب تک اس کی روح چھلنی کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر اس کی زبان کا ذائقہ زہر تھا تو وجہ یہ رشتے تھے جنہوں نے سوائے ڈسنے کے اسے کچھ نہ دیا تھا۔ ہر قدم پر بے حسی و بے رحمی کی سوغات وصول کرنے والے فطرت کی میں سلگتی دعوتیں، دہکتے انگارے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ سنبھل کر، کیا کر رہی ہیں؟ ابھی گر جاتی۔ غائب دماغی کے عالم میں داخل ہوئی مقدس ڈور میٹ سے الجھ کر لڑکھڑا کر گرتی کہ بیڈ سے جیکٹ اٹھا رہے دلاور نے لپک کر اس کا بازو تھاما تھا، جواباً بجائے ہمیشہ کی طرح ہڑبڑا کر اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے کے۔
وہ سر اٹھا کر اسے کھوئی کھوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ ٹرے تپائی پر رکھ دے تشویش سے اسے نرمی سے اس کے بازو پر دباؤ ڈالا تھا، جس پر وہ پلکیں جھپکا کر حواسوں میں لوٹتی ہوئی ہولی سے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ دلاور نے ماتھے پر تفکر کے انگنت جال بچھائے۔ اس کا نماز کے انداز میں بندے جامنی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں دمکتے کندن نقوش کو دیکھا، جس کی شادابی اور تازگی دبیر سوچ کی پرت نے مانند کر دی تھی۔ ناشتہ کر لیں آپ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی مستقل نظریں خود پر دیکھ توجہ ہٹانے کے لیے کہتی کبرڈ کی سمت گئی، جہاں حسب عادت طوفان آیا تھا، غالباً ایک بیلٹ کی تلاش میں جو وہ جلدی جلدی میں نکال کر نہیں گئی تھی۔ یوں اپنی فکر نظر انداز ہونے پر وہ جلبلاتا، ایک ترش نگاہ ناشتے پر ڈال کر تیزی سے اپنی جیکٹ اٹھاتا کبرڈ کے نچلے ڈراور سے شوز نکالنے کے لیے جھکنے لگا تھا کہ کن اکھیوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی مقدس نے اس کا بازو تھام کر باز رکھا۔ جوتے پہن کر کھانا نہیں کھاتے؟ بے شک، پر جوتے پہن کر باہر جاتے ہیں، وہ رکھائے سے اطلاعاً بولا۔ اور ناشتہ؟ مجھے اب بھوک نہیں ہے۔ کلائی آزاد کر اس نے دونوں جوتے برآمد کر لیے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ غالباً وہی جو آپ کو ہوا نیچے جانے کے بعد۔ اس کے دو بدو جواب لہجے بھر کے لیے مقدس کو چپ کرا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے۔ پہلی بار جھوٹ بولتے اس کی زبان باضابطہ لڑکھڑائی تھی۔ پھر مجھے بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ حقیقتاً اس کا پارا سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر اس کا بازو تھامتے ہوئے روحانسی ہو گئی تھی۔ میں کر رہا ہوں یا آپ؟ نیچے جاتے ہوئے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں اور اب چہرے کی رنگت ہی بدل گئی ہے۔ نہ جانے کیوں سے اس قدر فرق پڑ رہا تھا کہ اسی کی فکر میں اسی پر برہم ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بس سوچ رہے تھے کہ آپ دی جان سے اجازت لے لیں تو ہم آج شام یا کل صبح تک واپس اپنے کوارٹر شفٹ کر جائیں۔ بدقت اعتماد سے بہانہ گڑا جو کسی حد تک سچ بھی تھا۔ کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ جھٹکے سے بازو کھینچ کر قریب تر کرتے اس کے خفا لہجے میں یکا یک ہی ٹھٹراتا ہوا سرد پن اترا تھا جو مقدس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ کوئی ہمیں کیوں کچھ کہے گا؟ بری طرح چونک جانے کے باوجود اس نے لہجے اور تاثرات ہموار رکھتے سوال برائے سوال داغا۔ پھر آنکھیں گہرائی میں اتر جانے کے لیے سکڑ کر قریب آئیں، گویا شک کی صداقت کے تعاقب میں ہوں۔ پھر کچھ نہیں، وہ کبرڈ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ الیکشن کا دور بھی خیر خوبی سے اختتام پذیر ہو چکا ہے اور نکاح کی مبارک تقریب بھی۔ پھر ہمارا یہاں خام خام رکے رہنے کا کیا جواز بنتا ہے جب آپ کا روز کا کام باغ کے علاقے میں ہے؟ وہاں سے آپ کو اپنے کام میں آسانی اور سہولت درکار ہے۔ کسی روایتی بیوی کی طرح عام سے انداز میں کہتی وہ خوبصورتی سے اسے اس پیس سے باہر نکل آئی تھی۔ تو آپ میری وجہ سے؟ لہجے میں رچی بسی غصہ اور اضطراب کی جگہ حیرت آمیز نرم گرم خمار نے لیا تھا۔ جی، خنکی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ کا صبح سویرے اتنے دور جانا اور شام لوٹنا آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے آپ دی جان سے بات کر لیں، ہم مختصر سامان سمیٹ لیتے ہیں۔ کبرڈ بند کر کے وہ بھی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے تپائی کی طرف بڑھی تھی۔ آ جائیں۔ ٹرے بیڈ پر رکھتے اس نے آواز لگائی تو وہ مکان کے انداز میں چلتا ہوا قریب چلا آیا تھا۔ کافی دنوں سے میں اسی طرح جا رہا ہوں، تب آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ نشست سنبھالتے اس کی کیفیت سے دامن جھٹکنے کے لیے وہ سابقہ ٹون میں آیا۔ خیال ہمیشہ سے ہے، بس عمل آفری مشکل تھی تھوڑی، حالات کے پیش نظر۔ مطلب حالات میری صحت سے زیادہ اہم ہیں؟ اس کی بھویں تنی۔ آپ اہم ہیں تبھی حالات اہم ہیں، ورنہ یہاں کے حالات سے ہمارا راست یا بالواسطہ بھلا کیا تعلق؟ اس کے عجیب سے جواب پر روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال رہا اس کا ہاتھ تھما، آنکھوں میں واضح نافہمی اتری تھی۔ اس حویلیوں اور حویلیوں والوں سے ہماری تعلق کی ڈور آپ کی بدولت بندھی ہے، ہم ان سے اور یہ ہم سے متعارف آپ کے حوالے سے ہوئے ہیں، ورنہ حاجی حکیم کی پودی بلا حویلی والوں کی فکر کرنے والی کون ہوتی ہے؟ ہمارے لیے یہ اہم ہے، ہمیں ان کی فکر ہے، کیونکہ ہم آپ کی بیوی ہمارا مطلب ہے آپ بات کر لیں دی جان سے۔ اس کی بھویں سکوڑنے پر وہ بات کے ساتھ رخ ہی بدل گئی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں ایک دو دن میں ویسے ہی جانے والا تھا، البتہ آپ چاہیں تو یہاں رک سکتی ہیں، وہاں خواہ تنہائی اور بوریت کا شکار ہی ہوں گی، یہاں آپ کو صحبت
दिल की सरगोशियों से कान लपेटता जरा ताल्लुकी का चोला ओढ़ने की करने लगा कि हमें वही रहना है जहां आप रहेंगे। आपको कोई एतराज है? कतः कलाम कर इस्तहाक से सवाल करते उसने हाथ पूछने के लिए टॉवल बढ़ाया तो कई साथ वो उसका चेहरा तकते चला गया। कासिद, तेरे बयान से दिल ऐसा ठहर गया गोया किसी ने रख दिया सीने पे आके हाथ। आज तक इस दर्जा इस्तहाक से उसे किसी ने अपना नहीं बनाया था, शायद उसकी जिंदगी का वाहिद रिश्ता दीजान ने भी नहीं। बेशक दीजान की फिक्र मोहब्बत उसके हर जख्म का मरहम था। उनकी मोहब्बत उसे हजार सितम के बावजूद हवेली की सिमत खींचती थी, लेकिन कभी वो फिक्र मोहब्बत उसे बांध नहीं पाई थी। फिर इस लड़की की फिक्र में, इस रिश्ते में ऐसी क्या खास कशिश पोशीदा थी जो उसे जकड़ कर कैदी बना रही थी, खुद से बेगाना कर रही थी। खुद से बेपरवाह तो खैर वो अजल से था, लेकिन अब किसी की परवाह से जेरे हिरासत ले रही थी। अपना सामान उठाकर रूम से निकलने से लेकर जीप तक पहुंचने तक वो उस एक जुमले के जेर असर उसी गुदार एहसास में गिरफ्तार रहा था कि जीप में बैठते हुए ऊपर नजर गई तो देखा सूरज के अवाइल सुनहरी किरणों में नहाई वो तलसम सादी गर्म शॉल लपेटल विदाई मुस्कान लबों पर सजाए खड़ी थी। जवाबन उसके मन में क्या समाई थी कि अंदर बैठने के बजाय सीधा खड़ा होकर मरकज से निगाह बदले बगैर न सिर्फ हाथ को उठाकर फिजा में लहराया, साथ दिलकश मुस्कुराहट फिराक दिली से नजर कर मुकाबिल को बहरे हैरत में गोता जन छोड़ मशहूर आंखों पर गॉगल्स चढ़ाता मसरूर सा जीप उड़ाकर ले गया था। पीछे वो दिल थाम कर हनूस आलम में बेयकीनी में साकत खड़ी की खड़ी थी। वो रोजाना उसके लिए दरीचे में खड़ी होती थी। ये उसकी बचपन की पुख्ता आदत थी, हाजी हकीम और बदर की आंखों से ओझल होने तक बरामदे की खिड़की में खड़े रहना। पर आज उसका दिल धड़कता जवाबी अमल उसे इस कदर मुतासिर कर गया था कि जहन बिल्कुल कोरा कागज ही बन गया था। उसके अमल में क्या खास था खुदा ही जानता था, पर यह गुलबोशी एहसास बेहद अछूता था। उसके सर्द गाल इस एहसास की हिद्दत से अपने आप ही दहकने लगे थे। वो निगाह झुकाती दरीचे से हट गई थी, पर वो मंजर बेड पर दराज होने तक नींद आने तक पुतलियों से चिपके रहे थे। निगाहें ढूंढती हैं हर तरफ उसको, लेकिन मैं आंखें बंद करती हूँ वो मुझको दिखाई देता है। शायद मैं उसे भूल ही जाता, मगर याद आने के वो सारे हुनर रखता है। वो अपने बेइरादी और बेइख्तियार हरकत पर हनूस मौजे बेयकीनी से नंबर आजमा था। उसके एक सादा से जुमले ने, जो सादा तो बिल्कुल भी नहीं था, उसके मजबूत आसाब को कुछ इस तरह मुतासिर किया था कि वो ऐसा कर गया था जिसका तस्वुर भी शायद उसके वहमो गुमान की गली से गुजर ना सके, पर वो ऐसा कर चुका था। और वो एक लम्हा इस तजाबिया सुबह से उसके आसाब पर सवार था, जो अब उसके पहलू में बराजमान जुगाली में मसरूफ शहंशाह साहब को हैरानी के सहरा से निकालकर बोरियत झुंझलाहट बल्कि जेलसी में मुब्तला कर रहा था। भला कभी ऐसा हुआ था कभी कि इसका मित्रा पहलू में हो और हरीफ ज्यादा चुप शाकर रोजा रखे, ख्यालों की खाक छाने। एक दो बार मजीद मित्रा ने अपनी बड़ी बड़ी शफाफ आंखों को घुमाकर अपनी पीठ से टेक लगाया, ख्यालों में महव अपने जिगरी यार को देखा। वो दोनों इस वक्त ताहद निगाह तक फैले वसी और अरीज खलियान के बिल्कुल एक कोने पर मौजूद घने छावदार आम के दरख्त के नीचे बैठे थे। खेतों में जोरों शोर से बुआई का काम जारी था। सातों की रेत कुछ और सी रख गई, पर उसके ख्यालों में खलल ना आया तो मजबूरन शहंशाह ने भारी सूंड को उठाकर उसे गर्दन पर जरा जोर से पटका। उफ मित्रा, तोड़नी है क्या मेरी गर्दन? नतीजतन बिलबिलाकर वो मुतवज्जे हुआ था, पर जरा जो मित्रा साहब शर्मिंदा हुए हों, मस्त जुगाली करते वो एटीट्यूड में चले गए थे। क्या मसला है? अब बग भी चुको, अब माथे पर आंखें किससे जा रही हैं? वो पूरी तरह मुतवज्जे था, पर अब मित्रा साहब भाव खा रहे थे। मित्रा, मैं तुमसे बकवास कर रहा हूँ, सुनाई पड़ रही है आवाज? ये बड़े बड़े कान दांतों की तरह दिखावे के हैं फकत। अपनी उस हरकत की झलाहट में वो शहंशाह के बड़े कान झला कर बोला तो जवाबन वो मोटी मोटी आंखों में खफगी लिए उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो सुबह से मुझे नजरअंदाज कर ख्याल यार में खोए हो और अब जरा सी तवज्जो खुद चाहिए तो बेभाव की सुना रहे हो। सॉरी यार, बस वो ऐसे ही। सूंड से लाता वो सर झटक कर मुस्कुराया। जवाबन शहंशाह भी मजीद भाव खाने की बजाय उसकी गर्दन के गिर्द नरमी से सूंड का हिसार डालता मामला रफा दफा कर गया। वो दरअसल हकीम साहिबा वापस आना चाहती हैं कॉटेज में, उन्होंने खुद ऐसा कहा है बाखुशी, और मेरी समझ नहीं आ रही वो हवेली का भरा पड़ा माहौल आसाइशात छोड़कर मेरे मामूली से कॉटेज को क्यों तरजीह दे रही हैं। सूंड से हलाता वो पुरसोच अंदाज में मुस्तफसर हुआ था। जवाब में शहंशाह का अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, अहमक, मैं क्यों तुझ बदमिजाज को तरजीह देता हूँ?
देख, तू मेरे साथ हर जगह जाता है, मेरे साथ सारी ख्वारी उठाता है क्योंकि तू पागल है, मुझसे प्यार करता है। पर वो तो बाशऊर और बकौल दी जान के इंतहाई समझदार है, और वो मुझसे तेरी तरह प्यार। रवानगी में कहते वो सिटपटाकर लब दबा गया। तो तवज्जो से सुन रहा मित्रा पुरजोश से अपनी सून गर्दन से खींचकर बड़ी बड़ी आंखें फैलाता कोई इशारा देने की कोशिश करने लगा था। फजूल की बातों पर पुरजोश मत हुआ कर अहमक। शर्ट झटकता वो कतरा कर टिमटिमाता चेहरा लिए फौरन ही खड़ा हो गया था, पर शहंशाह ने फौरन ही उसके पैरों के गिर्द सूंड लपेट कर उसके कदम उठाने से बाज रखा था। मित्रा, उसके जिद्दी अंदाज पर सर्जनिशी हुआ जवाबन मित्रा ने घूरने के अंदाज में आंखें सुकेड़ते गले से मोटी सी आवाज निकाली जैसे कह रहा हो, अगर मेरी ख्वारी का मतलब तुम मोहब्बत और दीवानगी अखज़ कर सकते हो तो उनकी फिक्र और तवज्जो को जज्बाती लगाव तस्लीम करने में इतनी हिचकिचाहट और एतराज क्यों? उठो, कोई काम धंधा करो मित्रा जी। हाकिम सरकार हमें मुफ्ती कमीशन नहीं देते। अपने पैर आजाद करता कतराता निगाह चुराता एक सिंध बढ़ गया था। नेकबख्त, मैं पूछता हूँ, आखिर आपके लाडले को ये रह रहकर अनोखा शगुफा छोड़ने का दौरा क्यों पड़ जाता है? इंसान का बच्चा आखिर इंसानों की तरह बर्ताव करना कब सीखेगा? शाम की चाय के दौरान जब दीजा ने दिलावर का मुतालबा बल्कि फैसला दादाजी के रूबरू रखा तो हस्बे तवक्कुफ वो उखड़ गए थे। परेशानी हो रही है उसे रोजाना आने जाने में। दीजान का लहजा मुसलहताना था। क्या परेशानी हो रही है? कौन सा वो हमारी जवानी के दिनों की तरह पैदल मीलों चलते हैं? सवारी की सहूलत मौजूद है, बल्कि आपके लाडले तो सड़क पर चलने वाली सवारी को भी हवाई जहाज की तरह यूं उड़ाते हैं जैसे सड़क उनके बाप दादा की विरासत हो, बल्कि उन्हें किसी चीज की परेशानी होगी। बस मैं कहे दे रहा हूं, बहू कहीं नहीं जाएगी और ना ही आपका नलायक कहीं जाएगा। चाय का खाली कप सामने टेबल पर रखते उन्होंने अपने मखसूस बेलचक अंदाज में हतमनी फैसला सुनाया था। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है शहबाज के अब्बा, लेकिन वो क्या नेकबख्त, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उसके दर बदर भटकने वाली आदत का अजल से कायल नहीं हूँ। फिर भी आपकी हिमायत पर मैंने उसे शदीद इख्तिलाफ के बावजूद इजाज़त दी, पहले शहर में तनहा रहने की, फिर गुलिस्तान बहार में लावारिसों की तरह 2 कमरे के कॉटेज में बिना किसी असूल जवाबित की ज़िंदगी गुजारने की। निकाह के बाद भी मैं उसके इस रविश खास तौर पर बहू को वहाँ रखने के खिलाफ था, लेकिन आपने कहा कि उसे नई तब्दीली से मानूस होने के लिए वक्त दिया जाए। अब माशाल्लाह से शादी को 3 से 4 महीने हो चुके हैं। बहू हवेली आ चुकी है, यहाँ के माहौल और लोगों से मानूस हो चुकी है। बजाय उसकी वसी पैमाने पर वलीमे की तकरीब मुनक्किद करके वो अपनी ज़िंदगी को लेकर संजीदा हो जाए और ख़ानदानी मामलात में दिलचस्पी ले, अपनी जिम्मेदारियाँ समझे। आप कह रही हैं कि वो वापस कॉटेज शिफ्ट हो जाएंगे? शादी हुई है, गुड्डे गुड्डी का ब्याह हुआ है? दादी आज दिलावर और उसकी तर्ज जिंदगी को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए थे। वो थे भी हक बजानिब, खुद वो भी यही चाहती थी, लेकिन दिलावर की मर्जी के खिलाफ तो कोई उससे कुछ नहीं करवा सकता था, ख्वाह वो उसके बाप के बाप वसी और अरीस कबीले के हाकिम सरकार ताजवर उस्मानी ही क्यों ना हो। तभी लम्हाती तवक्कुफ लेकर लजाजत से बोली, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने हमेशा उसे देगर बच्चों के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी दी है, लेकिन उसके हालात भी तो देगर बच्चों से मुख्तलिफ रहे हैं ना। और सबसे अहम, उससे हमने निकाह से लेकर बहू को उसके पास छोड़ने तक अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत की गई थी, जबकि अब वो खुद ले जाना चाहता है साथ। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि वो बदल रहा है। और रही बात वलीमे की, तो मुकद्दस बेटी के भाई बैरून मुल्क से लौटे नहीं। वो बता रही थी किसी वजह से उन्हें रुकना पड़ गया है, शायद इस महीने के आखिर तक आ जाएं, तब तक के लिए दोनों को भेज देते हैं। रसानी तो आजी के साथ कहते उन्होंने उनके मजबूत हाथ पर नरमी से हाथ रखा। ये इनायत सरासर उनके संगलाक फैसले में लचक लाने के लिए हुई थी, जो अक्सर वो फैसले अपना लाडले के खिलाफ जाने पर करती थी। हाँ, बताया था हाजी साहब ने, उस बच्चे के पहले इम्तिहानात आगे हो गए थे और अब तस्तावीज़ात का कोई मसला आ गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो मनमानी करेगा। अब वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। शहबाज के अब्बा, नेकबख्त, आप उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आंखें रखता हूँ, दुनिया आंखें रखती है। हम किसी की बेटी को अपनी बहू हवेली की इज्जत बनाकर लाए हैं। लोग क्या कहेंगे? हवेली में बहुओं के साथ मुसावी सलूक नहीं होता। माजी के नाखुशगवार हालात के बायस आपका लाडला दानिस्ता या गैर दानिस्ताना जिन महरूमियों का शिकार हुआ है, आप क्या चाहती हैं उन्हीं महरूमियों, इसी इम्तियाजी सलूक का शिकार वो बच्ची भी हो? दाजी के फिगार लबों पर किसी आहो किसक की तरह अरसे बाद माजी का तल्ख जिक्र आया था। बाखुदा मैं ऐसा नहीं चाहती। वो पल में तड़प उठी थी। बूढ़ी आंखों में ठाटे मारता समंदर उतर आया था।
میں بھی ماضی کے باپ دہرانا نہیں چاہتا نیک بخت. ماضی کے حالات کے ذمہ دار ہماری تربیت تھی، میری سختیاں تھیں یا جو بھی تھی، اسے بدلا نہیں جا سکتا، پر حال میں ان کو دہرانے سے باز رکھا جا سکتا ہے. ان کے لہجے میں بیک وقت عزم و ملال کا امتزاج تھا. اولاد کی تربیت اصل ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے شہباز کے ابا، اور میری تربیت میں نہ جانے کہاں کمی رہ گئی جو آج یہ ایسے ہیں. ان کے پس لہجے میں پشیمانی کی نمی تھی. نہیں نیک بخت، خود کو الزام نہیں دیں. اولاد کی تربیت والد والدہ دونوں کی برابر ذمہ داری ہوتی ہے. تڑپ کر سختی سے ٹوکتے انہوں نے ان کے جری زدہ چہرے سے پھسلتے آنسوؤں کو اپنی چادر میں جذب کیا تھا. اے میرے خدایا، میری گناہ گار آنکھوں کو کیا دکھا رہا ہے تو؟ دعائے کی بلند آواز حسب سابق عین موقع پر آئی تھی. تم دروازہ کھٹکانے کی تمیز کب سیکھو گے؟ داجی کی تیوریاں چڑھی تھیں جبکہ دی جان اپنی آنکھیں خشک کرنے میں لگی تھیں. دروازہ کھٹکا کر آئے میرے دشمن، میں تو حق سے دھڑلے سے آؤں گا، جسے جو کرنا ہے پزیدے شوق کر لے. کالر چڑھا کر آنکھوں سے دشمن کی نشاندہی کرتا وہ آ کر دی جان اور داجی کے درمیان بچی جگہ پر بڑے بے تکلفانہ انداز میں بیٹھا کم نیم دراز ہوا تھا. کیوں نیک بخت؟ ساتھ تاری چاہے جس پر دی جان مبہم سا مسکراتے اس کے بال پھیلانے لگیں جبکہ داجی سلگ کر گیلی لکڑی ہو گئے تھے. اپنے چہیتے کو اپنی زبان میں سمجھا دیں، اب مزید ان کی من مرضیاں نہیں چل سکتی، لہٰذا نہ یہ نہ وہ بہو کہیں جا رہی ہیں. جیلسی کو سائڈ پر رکھتے داجی نے جلال کو اود دلاتے حکم جاری کیا. بہو نہیں تو آپ کی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. باخدا ان کی موجودگی سے زندگی باغ میں بہار ہو جائے گی. سنجیدگی کو ہوا میں اڑاتے اپنے ہی تان کھینچنے کے ساتھ اس نے دی جان کا ہاتھ چومتے کھینچتے انہیں پتنگے لگا دیے تھے. نیک بخت، یہ انہوں نے دانت کچکچائے. آپ کو شہباز سے کوئی بات کرنے جانا تھا نا، آپ وہ کر آئیں، اور رہی بات بچوں کی تو کچھ دن گھوم پھر کر آ جائیں گے. دی جان نے ہلکے پھلکے انداز میں دونوں کے ٹھننے سے پہلے صلح کا پرچم لہرایا. گھومنا پھرنا ہے تو کسی گھومنے پھرنے کی جگہ جائے. جنگل بیاباں میں نیم عقل لوگ آوارہ گردیاں کرتے ہیں، اور صاحبزادے قد کڑیاں مارنے کی عمر پھلانگ چکے ہیں. شانے پر شال درست کرتے داجی کرختگی سے ہنوز اپنے موقف کی پیروی کر رہے تھے. ان کی سنجیدگی پر دی جان نے پریشانی سے دلاور کے چہرے کو دیکھا جس کی شوخی کی جگہ گمبھیر سنجیدگی نے لے لی تھی. میرا بجٹ اتنا نہیں کہ گھومنے کی عیاشیاں افورڈ کر سکوں. وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا. تمہارے باپ دادا نے جاگیر قبر میں لے جانے کے لیے اکٹھا نہیں کی ہے. داجی اس کی رکھائی پر صحیح تنک گئے تھے. جو اس کے وارثین ہیں وہ راج کر رہے ہیں. وہ سخت تاثرات لی دی جان کے پہلو سے اٹھ گیا تھا. دی جان اس کا ہاتھ تک تھام نہ سکی. اور تم کون ہو؟ جواب ندارت. کل تنہا تھے یہ کہہ رہے تھے چل گیا، آج بیوی ہے یہ کہہ رہے ہو چل جائے گا، کل بچے ہوں گے تو کیا کل بھی یہی کہو گے؟ آخر عقل کب آئے گی تمہیں؟ اس کی ہٹ دھڑمی جذباتی پن نہ جانے کیوں آج داجی کو اس قدر مشتعل کر گیا تھا جو وہ بازو سے جھنجھوڑ کر مستفسر ہوئے. دی جان سراسیما سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کی آپ فکر نہیں کریں. اس نے بڑی نرمی سے اپنا بازو ان کے سخت شکنجے سے آزاد کیا، پھر سپاٹ نگاہ براہ راست داجی کے غصے و اشتعال سے سلگتے سرخ چہرے پر ٹکائی. میں اپنے باپ جیسا باپ نہیں بننا چاہتا، نہ ہی اپنے جیسے دوسرے کردار سے اس کہانی کو متعارف کروانے کی میری کوئی منشا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھی جائے. میں حریف زادہ اپنی ہی کہانی کا ناپسندیدہ ترین کردار ہوں، اور ایک کہانی کے لیے ایک حریف زادہ کافی ہے، تو ایسے کسی صورتحال کا سوال ہی نہیں اٹھتا. پگھلتے سیسی کے معنی دونوں کے سماعتوں پر اپنے عزائم منڈیلتا وہ لمبے لمبے ڈاک اٹھاتا ہوا نکل گیا تھا. شہباز کے ابا یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ اسے ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا، اور آپ کو اسے اتنی سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا. وہ مزاج کا تیز ہے پر دم سادے ان کی بات سن رہی دی جان کا تنفس بری طرح منتشر ہوا تھا. ہاجرہ داجی نے سمیٹ کر ان کے دونوں شانوں پر نرم گرفت بناتے انہیں شانت رکھ کرنا چاہا. پر وہ آپ کو بوائی سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، اور اس مرحلے میں سخت مٹی کو ڈھیلا کرنے کے لیے کچھ سختی سے کام لینا ہی پڑتا ہے. ان کے یقین دلاتے لہجے کی گہرائی میں بہت کچھ پنہا تھا جو فی الحال شاید وہ بتانا نہیں چاہتے تھے. آپ واقعی میں جا رہی ہیں؟ مزراب اور مرالو سے سامان سمیٹتا دیکھ حیران ہوئی. دی جان سے ملی اطلاع کی لفاظی تصدیق کے لیے وہ آئی تھیں، پر یہاں عملی نمونہ دیکھ دونوں تیزی سے قریب آئیں. جی. پر کیوں؟ مزراب احتجاجی ہوئی تھی.
अब इस क्यों का हम क्या जवाब दें आपको? वो मुबहिम सा मुस्कुराई। किसी ने कुछ कहा है आपसे? उसका अंदाज खोजता हुआ यकीन से मेटे था। लहजे भर के लिए मुकद्दस मिराल तक भुंचका गई, लेकिन फिर मुकद्दस के नफी में सर हिलाकर हंस देने पर लब दबा गई। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सवाल बुराए सवाल था। मिराल की निगाह मिज़राब पर गई, जिसकी शफाफ पेशानी पर वाज़े बल थे, जैसे कोई ख्याल अल्फाज की पराहीन लपेट कर लबों तक आया हो, पर मुसलत आवाज तक रसाई करने नहीं दे रही हो। क्या फर्क पड़ता है जब आप जा रही हैं? वह निरूठेपन से बात बदल गई। अब जितनी मुंह फट सही थोड़ी कह सकती थी। मैंने अपनी माँ का सर्द रवैया तुम्हारे साथ महसूस किया है, जो हुक्म की कायल है, लिहाजा रिश्तों के तकद्दुस से ज्यादा। फिर गुनगुनाता फोन लेकर वो खफा खफा सी बाहर की सिमत बढ़ गई, तो मिराल उसकी सिमत मुतवज्जा हुई। दीजान काफी उदास हो गई हैं, आप लोगों की वजह से वो बहुत खुश रहने लगी थी। उसके बराबर बैठकर कपड़े तय करते मिराल सादगी से गोया हुई। हम कोई दूर थोड़ी जा रहे हैं, यही तो होंगे, बस हवेली नहीं होंगे। आप वाकई दिलावर भाई की वजह से जा रही हैं कि उन्हें रोजाना हमलो नकल में मसला हो रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा सबके जवाब पर इतना शक क्यों है? वो हैरानगी समेटे मुस्कुराई। शायद ये जवाब इतना पायदार नहीं है, इसलिए। मिराल का अंदाज कुछ तशवीश समेटे हुए था। दफतन दिलावर अंदर दाखिल हुआ था। यकीनन वो मिराल की बात भी सुन चुका था। हो गया आपका? जी। वो बैग का जिप लगाती हुई खड़ी हुई। वो बैग लेकर बाहर निकल गया तो पीछे जल्दी से वो भी हिजाब के बाद निकाब करती हुई मिराल के हमरा रूम से बाहर निकली। दिलावर बैग लेकर जीप में रखने चला गया था, जबकि मुकद्दस किचन में आ गई थी, जहां हस्बे दस्तूर रिजवाना बेगम लब से काम में जुटी हुई थी। ये हमने अपने अब्बा से नुस्खा पूछकर आपके लिए बनाया था। हमें खुशी होगी अगर आप उसे कबूल करके इस्तेमाल करेंगी। उनके मुतवज्जा होने पर उसने बड़ी मानव लजाजत के साथ उनकी जानिब एक छोटा सा लकड़ी का बना बॉक्स बढ़ाया था, जिसे बादल ख्वासा वो थाम गई थी। दिया उसे साथ लगाकर आप विदा हो गई थी, जबकि रूम में वो असल वजह बता चुकी थी कि हवेली का माहौल दिलावर की बचपन की तलखियों के कोड़े हमा वक्त उस पर बरसाता रहता है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है, जहाँ वो जिंदगी को जिंदगी समझकर जीता है, जहाँ उसने अपने लिए मुख्तलिफ रिश्ते बनाए हैं, साजगार माहौल बनाया है, जहाँ किसी के लफ्जों की तीर उसके दिल के आर पार जाने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन दीजान तो दीजान थी। हॉल में उस सबसे कतई लाताल्लुक चाय की चुस्कियां ले रहे शहबाज के पहलू में बैठे शिराज उस्मानी हस्बे साबिक निगाह झुकाए बजाहिर यहाँ बैठे थे, पर मुजम्मिल चेहरे पर शायद सोच की परछाइयां उनके जहनी तौर पर गैर हाजिर होने का गमाज थी। उनके बराबर में विराजमान बजाहिर मौदब नाजमा बेगम के भिंजे नकूश उनके अंदरूनी कैफियत की बेहतरीन नकासी कर रहे थे। वो बारी बारी सबसे मिली थी, सब उसके जाने से उदास थे। इखलाकन वो नाजमा बेगम के करीब आई, जिन्होंने दीजान का ख्याल से सर की जंबिश ने सलाम का जवाब तो दिया, ताहम मुरवतन तासुरात सुधार नहीं सकी। उन जैसी अनापरस्त खातून भला किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी कि एक कल की आई लड़की उनकी अना पर अपनी खुद एतमादी से कारी वार कर उनकी जहनी उड़ान तक रसाई की खबर उनके मुंह पर बेशक मुहज़्ज़िबाना अंदाज में मारकर पूरे मानव वकार के साथ उनके सामने से गुजर जाए। वो इक़्तिदार, वो अहद, वो गद्दी, जिसके ताकुब में जिसे समेटने में उन्होंने पूरी जिंदगी फूंक दी, उस सबको एक हकीर निगाह से ठुकराकर वो उस शख्स के साथ को तरजीह दे गई थी, जिसे उन्होंने कभी हवेली के वारिस से दूर मुलाजिम जितनी अहमियत देना भी जरूरी नहीं समझा था। उसकी तस्दीक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। ये उनकी जीत नहीं, उनकी बड़ी हार थी, जो उनकी बिलबिलाती अना हरगिज कबूल नहीं कर पा रही थी। इतने सालों बाद अगर कोई मुकाबिल आया था उनके, तो वो उसे दूबदू इस शिकत से दो चार कर अपनी अना की तस्कीन चाहती थी। लेकिन मुकद्दस उन्हें लफाजी मात देकर उस शख्स को तरजीह देती उन्हें नफसियाती तौर पर बड़ी शिकस्त से दो चार कर गई थी, और वो देखती रह गई थी। उसने साफ जता दिया था कि आपकी इन तमाम मादी अशिया पर मुझे वो शख्स अजीज है जिसे आप हकीर जानती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? वो बिच्छू के डंग मारे शख्स की तरह उछलकर खड़ा हुआ था। जी बाबू सा, भाभी सा की चीख की आवाज है ये कॉटेज से, लेकिन हम अंदर जाएं या? नजीर की आवाज हवादिस का शिकार थी, उसकी सांस जैसे कहीं सीने में उलझी थी। अहमक इंसान, पिछले बागान से औरतों को फौरन अंदर भेजो, मैं पहुंच रहा हूँ। जी मैं। नजीर का जवाब सुनने बगैर वो दीवाना बार जीप की तरफ दौड़ा था। मुकद्दस को कॉटेज में छोड़कर खेत में आया उसे मुश्किल 10 से 15 मिनट हुए थे। ऐसे में नजीर की ऐसी कॉल हकीकतन उसके हवास तलब कर गई थी। फुर्ती से जीप पर सवार होकर अब वो कच्ची सड़क पर रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से जीप उछल रही थी, पर वो बजाय स्पीड कम करने के बढ़ाए जा रहा था। जहन में मुख्तलिफ वसवसे किसी नाक की तरह फन उठा रहे थे। कॉटेज एक अरसे से जेर इस्तेमाल नहीं था।
जब से मुकद्दस हवेली मुंतकिल हुई थी वो बराए नाम ही कॉटेज आया था। अलबत्ता कल उसने कॉटेज साफ करवाने का हुक्म दिया था, पर नजीर ने करवाया या हस्बे आदत भूल गया, वो नहीं जानता था। ऐसे गैर वाज़ेह ख्यालों अंदेशे उसकी फिक्र और इसराब से फिरफिराती शरियानों में लहू की गर्दिश और दबाव बतदरीज बढ़ाए जा रहे थे। उसकी जीप गुलिस्तान बहार में दाखिल हुई तो कॉटेज के बाहर वहां के तकरीबन सभी मर्द मुलाजिम खड़े थे। उसके उजलतन जीप से बरामद होते ही नजीर हालात की नोयत बताने आगे बढ़ा, पर वो गर्मी की लू ज्यादा बेचैन हवा की मानित कॉटेज की सीढ़ियां फलांगता चला गया। अंदर कदम धरते ही पहली बेताब निगाह ही बेड पर जर्दी माल चेहरे के साथ बैठी उस दुश्मन जहां पर ठहरी थी, जिसने हकीकतन उसकी जान निकाल दी थी। ठीक है आप? वो मुस्तरबाना बेड की तरफ चिपका था, जिस पर मुलाजमाएं तो मुलाजमाएं मुआयना कर रही लेडी डॉक्टर तक चौंकर मुकद्दस से अलग हुई थी। क्या हुआ है आपको? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। विपरीत तनफ्फुसों से लगते अजलात संग बेकरारी निगाहों से उसका जायजा लेता। वो कतई इर्द गिर्द का शऊर भुला बैठा था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है आपको? और ये उसके जवाब देने के बजाय हैरानगी से तकने पर बिगड़ते हुए उसकी निगाह दाएं पैर पर गई तो यकायकी वो ठटक कर रुका था। इनके पैर पर कोई भारी चीज गिर गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली सा फ्रैक्चर आया है। मैंने पट्टी कर दी है और दवाई भी लिख दी है। कुछ दिन चलने फिरने में एहतियात करें, और अगर आप चाहें तो तसल्ली के लिए एक मर्तबा शहर जाकर एक्सरे भी निकलवा सकते हैं। उसकी फिक्र तेवर को देखते डॉक्टर ने मुकद्दस की मुश्किल आसान की, लेकिन वो बजाय डॉक्टर की जानिब मुरव्वतन शुक्रिया कुछ पूछ करने के लिए मुड़ने के हनूज दर्द चेहरे को घूर रहा था, जो कंफ्यूज हो रही थी। अपने बेपरवाह जग से बेगाना मिजाज में मस्त रहने वाले जिलाली हरीफजादे को किसी इंसान के लिए इस कदर फिक्रमंद बल्कि दीवाना देख सभी मुताजिब थे, तो हंस भी उठा रहे थे, जिसके बायस उनके लबों पर दबी महजूज की मुस्कुराहट मुकद्दस को ठीक ठाक खफत में मुब्तला कर रही थी। उसे अपने बजाय दर्जीदा निगाहों से अपने पीछे देखता देख वो तेवरियां चढ़ाए मुड़ा तो सबकी मुस्कुराहट पल में सिमट के सरासीमगी में बदली। हम फिर आ जाएंगे छोटी बेगम साहब। उनमें से एक औरत उजलतन कहती फौरन दहलीज अबूर कर गई, तो यके बाद दीगरे सभी ने कमरा छोड़ दिया। डॉक्टर साहिबा भी लम्हों पर अहम हिदायत दबाए 9-2-11 हो गए। अब बस वो दोनों बच गए थे। कैसे लगी चोट आपको? सुलगती कनपटियों के हमरा वो कड़े तेवरों से इस्तफसार कर रहा था। वो आपकी बड़ी वाली बंदूक राइफल साइड रूम की टेबल पर थी। सफाई करते हुए बेध्यानी में गिर गई। निगाह पैर पर मरकूज की जवाब आया। बेध्यानी में गिर गई? छोटी बच्ची हैं आप जो आती उलट पुलट शुरू कर दी। हनूज भरम निगाहों का इर्तिकाज चेहरे पे था। हम उलट पुलट नहीं, सफाई कर रहे थे। खफा निगाहें उठाते उसे जोर देकर जिताया। अभी जरूरी था? अपने घर की सफाई करने में कोई कबाहत भी नहीं, फिर फारिग बैठकर करते भी क्या? हमसे हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं जाता। आप? मोहतरमा के दर्जा तसल्ली बख्श जवाब पर घूरते उसे रब से गहरा खून भरा था। आप इतना क्यों खफा हो रहे हैं? मामूली सी चोट है, डॉक्टर ने पट्टी इतनी मोटी बांधी है, इसलिए कुछ और ही नजर आ रहा है। और आप खेतों से क्यों चले आए? वहां तो कोई जरूरी काम होना था ना। उसके तेवरों को सुलझते ना देख रसानियत से बताते आखिर में वो बरहम निगाहें चार करके मुस्तफसिर हुई थी। वो इसलिए कि खाकसर को जवाबदेह होना पड़ता है, दी जान की बच्ची को खरोच आए या खांसी हो, मैं मुलजिम ठहराया जाता हूँ। मोहतरम हाकिम सरकार उनकी जोजा की अदालत में, क्योंकि उन्हें लगता है हवाओं से मैंने कहा था वो सर्द करवट लेकर आपकी सेहत मुतासिर कर दे। फिर ये तो मेरे गुस्ताख राइफल की जसारत से हुआ है। वो तब कर लंबी वजाहत पेश करता कुछ जला गया था। उसकी समझ नहीं आ रहा आया वो अपना दिफा कर रहा है या अपने अंदर के तगयुरात, अपने बदले जज्बातों और एहसासात को अयां कर रहा है, अपनी कैफियत को अपने गुस्सा और झंझलाहट के पर्दे पर बेहिजाब कर रहा है। बेफिक्र रहें, आप जवाब दे नहीं होंगे। जब मौके वारदात पर आप मौजूद ही नहीं थे तो इल्जाम आप पर किस तरह आयद हो सकता है? उसके साफ खुलकर भी दरपर्दा जाने की कोशिश पर वो संजीदगी से बोली, तो जवाबन दिलावर ने जबड़े भींच कर उसके गुलाब चेहरे को घूरा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं उस नजीर की खबर लेता हूँ। आखिर उसने क्या सोचकर? दुष्ट नजर उस पर डालकर वो नजीर की शामत बुलाने जाने लगा था कि मुकद्दस ने फुर्ती से उसकी जैकेट के कोने को मुट्ठी में जकड़ा और हस्बे रिवायत उसके उठते कदम बेतरतीब धड़कन और बरहम तनफ्फुस के साथ ठहर गए थे। गलती उनकी नहीं है, ध्यान हमें रखना चाहिए था। वो बेचारे तो हमारे लिए इतनी उजरत में डॉक्टर लेकर आए हैं, जिसके लिए हमें मशकूर होना चाहिए। अब आप बैठ जाए, पानी पीकर खुद को पुरसकून करें।
اگر آپ کو دی جان کی پرواہ ہے تو بے فکر رہیں، ان کے علم میں آنے سے قبل ہی ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پانی کا گلاس بڑھاتے شرارت کو سنجیدگی کے لبادے میں لپیٹے اس نے حوالہ بہت خوب دیا تھا، جس پر حقیقتاً حریف زیادہ اشش کر اٹھا تھا۔ حوصلہ رکھتے تھے شیروں سے لڑنے کا، ایک ہرنی سے مات ہوئی ہمیں۔ اسی طرح کھڑے رہتے ہوئے بل آخر ان مستانی آنکھوں کی تاب نہ لاتا خاموشی سے پالتی پر ٹک گیا۔ اس کے ہنوز گلاس واپس نہ لینے پر اسے گلاس بھی تھامنا پڑا تھا۔ پانی کا گلاس ختم کر وہ فون نکالتا دوسرے روم میں جا کر کھیتوں میں موجود ملازمین کو ہدایت دینے لگا تھا۔ کام ضروری ہے، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو بیڈ پر نیند دراز مقدس بولی، بہت شکریہ۔ لٹ مار انداز میں شکریہ اچھالتا ہوا جیکٹ کھول کر ایک جانب اچھالتا ہوا کبرڈ سے رجسٹر نکال کر ایک جانب ٹک گیا۔ کل صبح سے موصوف اس سے یوں کترا رہے تھے گویا اس کا قرض لے کر بھاگے ہوں، اور ابھی میزائل کی رفتار سے آ کر برس پڑے، اور اپنے رجسٹروں میں یوں گم ہوئے گویا دوسرا وجود وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل میں تولا، پل میں ماشا، پل میں قربان جانا اور پل میں پہچاننے سے بھی گریزا۔ بدر سے اس نے انسانی نفسیات کے بہت سے قصے سنے تھے، پر حریف زادے کی نفسیات ان سب سے جدا تھی۔ جمائی پر جمائی لیتی وہ غیر ارادی طور پر اسے سوچے جا رہی تھی۔ پھر گھڑی پر نظر گئی تو معلوم ہوا آدھے گھنٹے میں ظہر کی اذان ہونی ہے، لہذا نیند کو بھگانے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کا خیال ذہن میں لاتی بیڈ سے اٹھنے کے ارادے سے زخمی پیر کو احتیاط سے حرکت دے کر وہ خود اٹھ ہی رہی تھی کہ کیا چاہیے؟ بولا تعلق کسی بوتل کی جن کی طرح حکم لینے حاضر تھا۔ وہ کتاب اس روم میں ہے، اس نے انگلی سے سائے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جواباً وہ بنا کتاب کا نام پوچھے دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر واپسی پر اس کے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ کتاب قصص الانبیاء تھی جو اسے چاہیے تھی۔ مطلب موصوف صرف بنتے لا تعلق تھے، ورنہ خبر انہیں ساری ہوتی ہے۔ کتاب تھامتے ہوئے اس کے اندر ایک سرسیاڑی سی اتری تھی۔ یہ کایا اچانک کیوں اور کس طرح پلٹی تھی؟ وہ بے مہر میں دماغ کیوں ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اندر بسی اس عام سی لڑکی کو اس انداز التفات نے مسرور کیا تھا۔ ڈاکٹر نے حرکت کرنے سے منع کیا ہے۔ واپس رجسٹرز میں سر ڈالتا وہ یاد دہانی کرانا نہیں بھولا تھا۔ آج کا پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔